गुड इवनिंग। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ये मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इनका चैप्टर शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हाउ ब्यूटिफुल, दैट इज हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सूरज ढलता है तो आसमान कितना खूबसूरत हो जाता है और उसको देखना कितना खूबसूरत लगता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky। तो सबसे पहले जो हम नोटिस करते हैं, एक या दो चमकती हुई रोशनी, चमकता हुआ डॉट जो आसमान में रोशन रहता है। Soon you would see the number increasing। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी वो जो डॉट, चमकता हुआ डॉट है, वो एक दो से शुरू होता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। कब? जब सूरज ढलना शुरू होता है। यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर। आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे, इतना हो जाता है। द होल स्काई इज फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर पूरा आसमान छोटे छोटे डॉट्स में भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ बहुत चमकीले होते हैं। अदर्स डिम, और कुछ मंदे होते हैं। कुछ की रोशनी कम है, किसी में रोशनी ज्यादा होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टफ्ड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे आसमान जो है हीरो से भरा हुआ। दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, और वह सारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उसे गौर से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। तो आपको लगेगा, जब आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो चमक रहे हैं बहुत अच्छे से, और कुछ बिल्कुल ही डिम है, चमक भी नहीं रहे सही से। सो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। कुछ जो है ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे चांद चमकता है बिना टिमटिमाते हुए। Along with these bright objects, you may also see the moon on the first of the days। और इन सब चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स के साथ, चमकते हुए तारों के साथ, आपने ये भी नोटिस किया है कि चांद भी चमक रहा है। इट मे however appear at different times, लेकिन वो अलग अलग टाइम में अपीयर्स होता है। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में। एंड इन डिफरेंट पोजिशन, यानी कि चांद भी आपका हर बार एक जगह नहीं रहता और एक शेप में नहीं रहता। डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट पोजीशंस में चमकता रहता है। यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप पूरा चमकता हुआ मून सिर्फ एक ही बार देख पाते हैं, यानी एक महीने में। इट इज फुल मून, वो पूरा चांद होता है नाइट का, या उसे आप कहते हैं पूर्णिमा की चांद। A fortnight later, you cannot see it all at all। उसके बाद फिर आप देखते हो फिर वो गायब भी हो जाता है। You cannot see, I mean, it is a new moonlight और अमावस्या। फिर वो नए रात का चांद होता है, या यूं कहें कि अमावस्या की रात हो गई। On this day, और उस दिन, you can watch the night sky best। और उस दिन आप देखेंगे आसमान को बहुत ही खूबसूरत से। प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, और वो बिल्कुल उस दिन दैट इज बिल्कुल क्लियर होता है, हर चीज विजिबल दिखाई देती है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दैट डेज, आई मीन डे टाइम? क्या आपको
को आश्चर्यचकित हुआ है कि आपने चांद को या चमकते हुए तारों को दिन में नहीं देख पाते? क्यों होता है ऐसा? It is because the every bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये इसलिए होता है कि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि फिर हम दूसरी चमकती हुई चीजों को आसमान में नहीं देख पाते. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सूरज, चांद और दूसरे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स, दूसरे जैसे कि तारा, इन सब को जो रात में नजर आता है या आसमान में ये चमकती हुई चीजें जो नजर आती हैं, इन्हें हम कहते हैं कैलेस्ट्रियल बॉडीज. तो हमें जो अब सीखने को मिला है, अब तक हमने 3 पॉइंट को नोट किया है. नंबर फर्स्ट, जिस दिन चांद पूरा उगता है उस रात को कहते हैं पूर्णिमा की रात. द नाइट वेयर when full moon appears called पूर्णिमा. दूसरा पॉइंट, और जहां पूरा मून होने के बाद जब नई मून की शुरुआत होती है तो वो फर्स्ट नाइट को कहते हैं अमावस्या. द नाइट वेयर न्यू मून appears called अमावस्या. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है ये, द सन, द मून, all those objects shining in this night sky are called celestial bodies. तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, द सन, द मून, and all those bodies, objects shining in this night sky are called celestial bodies. तो अब तक हमें 3 पॉइंट्स की जानकारी हुई. नेक्स्ट, some celestial bodies are very big and hot. तो कुछ celestial bodies जो है बहुत ही बड़ी और गर्म होती है. They are made up of gases. वो जो है गैसेस के बने होते हैं. They have their own heat and light. उनके अपनी गर्मी, उनकी अपनी लाइट होती है. Which they emit in large amount. और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में वो इमिटेट होता है. These celestial bodies are called stars. और उस celestial bodies को हम कहते हैं stars, जिसमें गैसेस होते हैं, जिसमें अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और वो बहुत गर्म होता है. ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं स्टार्स. ऐसी कैलेस्ट्रियल बॉडीज को हम कहते हैं स्टार्स. तो द सन इज अ स्टार, दैट मीन्स सन भी एक तारा है. तो यहाँ फोर्थ पॉइंट में नोट किया जाता है, व्हाट आर स्टार्स. तो स्टार्स इज अ कैलेस्ट्रियल बॉडीज इन विच large number of, I mean, in a very large number of not in number, but large amount of gases and light appears
that which may be big or hot. That is called stars. Those bodies are called stars. And the fourth point is sun is a star. तो इसको भी हम नोट कर सकते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. They are made of gases. They have their own heat and light. They emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. Next is countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. Countless यानी अनगिनत twinkling चमकते हुए तारे जो आसमान में रात के समय नजर आते हैं वो सूरज की तरह ही होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. लेकिन हम उनकी गर्मी को हम उनकी रोशनी को महसूस नहीं कर पाते इस तरह जिस तरह हम सूरज की गर्मी और रोशनी को महसूस करते हैं. एंड दे लुक सो टीनी. वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है. नेक्स्ट. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें बहुत ही एक से आई मीन अगर दो चीजें रखी है और थोड़ा डिस्टेंस पे हो तो किसी एक एंगल से अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें छोटी नजर आती हैं कुछ बड़ी नजर आती हैं. तो यानी कि दूरी से अगर हम दूरी जहाँ पे होती है वहां पे शेप बदलने लगता है. तो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स. जिस तरह आसमान में एरोप्लेन को हम उड़ते हुए देखते हैं डिस्टेंस से when it is flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. While watching, जब हम रात में आसमान को देखते हैं हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बने होते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के तारों के ग्रुप बने होते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. और उन्हीं को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं. ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहीं पे एक जगह देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं कहीं पे दो तीन स्टार्स एक साथ हैं. तो ये जो आपस में ग्रुपिंग होती है स्टार्स की इन्हीं को कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस. तो इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं कि while watching you may notice इसको हम लिखेंगे कैसे. these are called constellations. ओके हम लिख सकते हैं groups of stars in a large or small number appears in the night on the sky are called constellations. चलें 6th पॉइंट पे. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन. तो उसी में कोई एक बड़ा सा ग्रुप है स्टार्स का जिसका नाम है उर्सा. तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि बिग ग्रुप या वन ऑफ द बिग ग्रुप one of the big group of stars called are called Ursa. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. सप्ता सेवन ऋषि सागास. ओके ये नाम है. तो वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तशिरी. तो जो ग्रुप जो इजीली नजर आ जाते हैं जिनको इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो वो क्या कहलाता है सप्तशिरी.
ओके, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, EASILY, इजीली रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप ऑफ स्टार्स, और हम कॉन्स्टलेशन ही अब बोलते हैं, इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज कॉल्ड सप्तऋषि, या सप्त सेवन कहते हैं या सप्त सागा कहते हैं। इसको नोट किया जाए, सप्त सेवन, सप्त सागा, सप्त सैग्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसका मतलब है ये जो सप्त ऋषि है इसके अंदर 7 स्टार होते हैं, इसीलिए इसे सप्त ऋषि कहते हैं। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। यानी जहाँ 7 तारों का समूह एक साथ होता है, एक साथ है, उसे हम कहते हैं, यानी कि यही बिग कॉन्स्टलेशन है, बिग एंड मेजर कॉन्स्टलेशन, और इसे सप्त ऋषि कहते हैं। आस्क सम वन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्टार्स। तो हमसे कहा गया कि हम किसी फैमिली मेंबर से या किसी बड़े से पूछते हैं या अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि हमें और तारे दिखाइए, आसमान में प्लैनेट्स दिखाइए, कॉन्स्टलेशंस दिखाएं। नहीं, हमें नहीं पूछना किसी से, आगे बढ़ते हैं। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. Ancient time, पुराने समय में people used to determine, लोग किस तरह से डायरेक्शंस का पता लगाते थे, निर्धारित करते थे, किस तरह से, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तारों की मदद से रात में डायरेक्शंस का पता लगाते थे। मतलब ये है कि जब कोई कहीं जा रहा होता था और रात के अंधेरे में उन्हें मालूम नहीं था किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो तारों की मदद से डायरेक्शंस का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस। ओके, तो ये एक तरह से नेविगेशन का काम करते थे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का पता लगाने के लिए स्टार्स को डिटरमाइन कर लेते थे और उन्हीं के डायरेक्शन को पता लगाते थे। जैसे नॉर्थ स्टार, यहाँ एक फोटोग्राफ है, इसके अंदर हम नॉर्थ स्टार देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में एरो बना हुआ है। तो ये इसका नाम, ये नॉर्थ की तरफ है तो इसका नाम नॉर्थ स्टार हो गया। उसके बाद द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शंस, इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, या नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार कह सकते हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड, पोल स्टार is a north star, pole star is a north star, हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये वो हमेशा उसी जगह टिका रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, और हम सप्तऋषि के मदद से, तो सप्तऋषि ऋषि का जो 7 यहाँ स्टार हमें दिख रहा है, 2 एक साथ है सामने और उसके बाद 3 एक इसमें पोजीशन में और 2 फिर स्ट्रेट पोजीशन में है। तो हमें ये जो सबसे पहला 2 स्टार है इसको हम देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन सीधा नॉर्थ स्टार की तरफ बना हुआ है। अगर हम एक राइट डायरेक्शन में लाइन खींचे तो हम इसका पता लगा लेते हैं, यानी कि सप्तऋषि के अ, इस डायरेक्शन से हम ये पता लगाते हैं कि पोल स्टार कौन सा है। चलो हम आज रात छत पे जाएंगे और आजमाने की कोशिश करेंगे ऐसा। नेक्स्ट इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, ये हमने पढ़ा है। वी कैन लोकेट विद द पोजीशन ऑफ पोल स्टार्स विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, फिगर में भी हमने देख लिया है। हमने नोटिस किया है कि इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन, अगर हम लाइन खींचते हैं सप्तऋषि का, तो वो सीधे हमें उसी डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पोल स्टार है।
Some celestial bodies do not have their own heat. कुछ celestial bodies ऐसे हैं जिनको न लाइट है न गर्मी है. They are lit by the light of stars. लेकिन वो चमकते हैं कैसे? दूसरे स्टार्स की रोशनी से. Such bodies are called planets. और ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं planets. जैसे ये पृथ्वी है, इसको अपनी कोई लाइट नहीं है. जैसे वो जैसे अदर बॉडीज है, जैसे हम बोलते हैं मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, और इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं, सूरज की रोशनी पे चमकते हैं, स्टार्स पे चमकते हैं, राइट. वर्ड तो हमें ये भी पॉइंट नोट करना चाहिए कि सम celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the other stars. So such bodies are called planets. Planets are those which doesn't have its own light and heat. They are reflected by some other stars light. Okay. So ऐसे भी हम लिख सकते हैं. तो मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ. 9 point. The planets have not on light or heat. They are reflected by the stars. Very simple. The word planet, wanderers. The Greek word planetai, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. तो planet वर्ड आया कहाँ से? ग्रीक वर्ड है ये. प्लानेटाई है, इसका प्लानेटाई वर्ड है ग्रीक में, जिसका मतलब होता है वंडरर्स. वंडरर्स क्या होते हैं? ये कौन सा वंडरर्स है? ये वही आश्चर्यचकित करने वाला वंडरर्स. तो उसी से प्लानेट, वही एक वर्ड है प्लानेटियाई, इसका मतलब है प्लानेटाई का मतलब है वंडरर्स, और उसी से वर्ड बना प्लानेट. अर्थ भी जो है, अर्थ भी एक प्लानेट है जिसमें हम रहते हैं. इट गेट्स ऑल इट्स हीट और लाइट फ्रॉम द सन. इसे सन से रोशनी मिलती है और गर्मी मिलती है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार. और ये सबसे करीबी स्टार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है सूरज, सबसे करीबी स्टार. If we look at the earth from a great distance, okay, तो हमसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे करीबी स्टार बताओ. तो कंफ्यूज होने से बेहतर हम बोल सके कि सन सबसे करीब है, वो एक स्टार है. ओके, इफ वी लुक एट दिस अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम बहुत दूर से अर्थ को देखें, अर्थ यानी कि अपने प्लानट को देखें, अपने पृथ्वी को देखें, से द मून, जैसे कि हम सूरज चांद को देखते हैं, इट अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. तो हमारा प्लैनेट भी, हमारा पृथ्वी भी ऐसी ही चमकता हुआ दिखाई देगा जैसे चांद दिखता है. द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. ओके, द मून, वो चांद जो हमें दिखाई देता है आसमान में, वो एक सैटेलाइट है. इट इज आवर कैंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, अब तो बहुत ज्यादा है, that gets heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. तो क्या है कि चांद भी एक सैटेलाइट है, वो हमारा साथी है, अर्थ के, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी लगाती है. इसी तरह से और भी प्लानेट हैं, उसको भी हीट जो है सूरज से मिलती है, लाइट जो है सूरज से मिलती है, उनके भी अपने चांद हैं. नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम में sun, light, planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. Okay, तो ये बहुत बड़े पॉइंट है, ये इसको हमें नोट करना चाहिए. नोट करना ये था कि
पॉइंट नंबर 10 कि सन और अदर प्लैनेट्स, satellites, and some celestial bodies, some other celestial bodies known as asteroids. तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? कैलेस्टियल बॉडीज एस्ट्रॉइड्स भी कहलाते हैं, मेटेरॉइड्स भी कहलाते हैं। डिपेंड्स करता है कि उसके अंदर किस टाइप का मटेरियल है, गैस है या कुछ और है। वो सब कैलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स और सन, सैटेलाइट, इन सब का ग्रुप जो होता है उस ग्रुप को कहते हैं सोलर सिस्टम। तो हमने क्या लिखा? द सन, other planets, satellites, some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids form the solar system. We often call it a solar family. हम इसे अक्सर कहते हैं क्या? सोलर फैमिली। with the sun as its head, और सन को हम इसका मुखिया बताते हैं। सन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो एक सेंटर है। इट इज ह्यूज, और ये विशाल है। एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये बहुत ही गर्म गैसेस का बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके अंदर पुलिंग यानी खींचने की एक शक्ति है जो क्या करती है? सारे सोलर सिस्टम को बांधे हुए रहती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन ही वो सिस्टम है जिससे अर्थ और लाइट तैयार होती है। वहीं से ही हमें अल्टीमेट सोर्स है एक तरह से। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन हम बहुत ज़्यादा हीट महसूस नहीं करते, लाइक इस लेवल का हीट महसूस नहीं करते कि इससे हमें हानि पहुंचे, हमें नुकसान हो। क्यों? क्योंकि भले ही वो हमारा नज़दीकी तारा है लेकिन हमसे वो काफ़ी दूर है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी प्लैनेट से, इस प्लैनेट जिसमें हम रहते हैं इससे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो हमें ये क्या इसमें सन के इससे हमें क्या सुन इससे मिला? जो पॉइंट है वो है कि द सन इज अबाउट 150 सोलर सिस्टम, आई मीन सॉरी 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में क्या कहा गया है? देयर आर 8 प्लैनेट्स। ओके, वेल जो भी ये है, हम अभी लेटेस्ट डिस्कवरी जो हुई है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में। लेकिन फिर भी हम इसको ये पैराग्राफ छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ऑल द 8 planets of the solar moves around the sun is fixed path। जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके अपने पाथ यानी उसका अपना रास्ता फिक्स्ड है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, चक्कर लगाएगा या किस गति से वो जाएगा, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड है। दीज पाथ्स आर elongated, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये सूरज के साथ ही अपना ऑर्बिट, उनका अपना ऑर्बिट सिस्टम है जिसमें वो घूमते हैं, नाचते हैं। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट द सन, और मर्क्यूरी जो है सबसे करीब का वो है प्लैनेट है, यानी मर्क्यूरी के सबसे नज़दीक सूरज है। इट टेक्स अबाउट 88 years to complete one round about its orbit।
और इसको 88 दिन लगते हैं अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। वेनस कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन, वेनस जो है अर्थ की तरह ही है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो वेनस का जो है शेप और साइज दोनों अर्थ जैसा है। टिल रिसेंटली 2006 तक का ये कहा गया है कि प्लानेट जो है कौन सा, प्लूटो, प्लूटो भी प्लैनेट कहलाता था। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है एक कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। और रिसेंटली फिर ये इसको कहा गया कि ये डीवार्फ प्लानेट है। यानी कि जो ये प्लूटो है, इस ये प्लानेट जैसा दिखता है, बट ये हो भी सकता है नहीं भी। तो फिर भी इसको रिसेंटली डिवार्फ प्लांट्स की श्रेणी में डाला गया। हम डिवार्फ प्लांट्स के बारे में एक सेपरेट स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्लानेट डिवार्फ में आते हैं। नेक्स्ट इज द अर्थ। अर्थ के बारे में क्या कहा गया है कि अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लानेट है ऑफ द टू द सन। ओके, तो ये पॉइंट नोट करने का है कि थर्ड नियरेस्ट प्लानेट to the sun is Earth. In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shapes is described as the geoid. Geoid means the Earth-like shape. ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक वर्ड है जिसे हमें याद रखना है कि इन साइज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट, साइज में जो है तीसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इन नॉर्थ की तरफ, आई मीन नॉर्थ पोल्स की तरफ थोड़ा सा फ्लैट है। और डेट इज वाई इट इज शेप इज कंसीडर एज द जियोइड। जियोइड क्यों है? अर्थ लाइक शेप है, अर्थ लाइक शेप है पृथ्वी। व्हाट इज दैट मीन? जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ओके, इसको हम नोट करते हैं। जो जियोइड means earth like shape। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। यानी कि जीवन जो है सिर्फ पर पृथ्वी पे ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट, ना तो बहुत गर्म है, नॉर टू कोल्ड, ना ही बहुत ठंडा है। इट हैज वाटर, इसके पास पानी है, एंड एयर, और हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल, जो बहुत ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल, हमारी ज़िंदगी के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, हवा में जो है लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों के कारण इन्हीं कारणों की वजह से द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में। समझ गए किन वजह से हमारा अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में? गुड। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। ब्लू, अगर हम दूर से देखते हैं अपने पृथ्वी को तो वो हमें ब्लू नजर आता है, बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि दूर से जो हम इसलिए ब्लू दिखाया जाता है क्योंकि टू थर्ड जो है पानी से भरा हुआ है। इज देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इसको भी हम नोट कर सकते हैं। ब्लू प्लैनेट इज अर्थ बिकॉज ऑफ टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मून की। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, एंड दैट इज मून। इट्स diameter is only one quarter that of the earth, सिर्फ वन क्वार्टर इसका डायमीटर है
अर्थ के मुकाबिल इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लानट। ये बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत करीब है प्लानट के, हमारे प्लानट के बजा दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज से, यानी कि ये चांद जो है बहुत नजदीक है। इसकी इसकी जो दूरी नापी गई है वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें से 2 पॉइंट हमने नोट किया। पहला ये कि its diameter is only 1/4 that of the Suraj, that of the Earth. Sorry, its diameter is only 1/4 that of the Earth। 16 point है। It is about 384 400 kilometer away from us, from Earth. Okay, now you can compare the distance of the Earth from the Sun and the that from the Moon. Moon moves around the Earth is about 27 days. ओके, मून जो है पृथ्वी के चक्कर 27 दिनों में पूरा कर लेती है। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. ओके, only one side, तो ये एक बड़ी बात है कि it takes exactly the same time to complete one spin. एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल। इसलिए हमें सिर्फ एक साइड का ही मून विजिबल होता है, दूसरी साइड का विजिबल नहीं हो पाता। द मून डजंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ। मून के पास ऐसी कोई वातावरण नहीं है जो फेवरेबल हो किसके, लाइफ सपोर्टिंग के। इट हैज माउंटेन्स, इसके पास पहाड़ है, प्लेन जगह है, एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surfaces. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon. Observe these shadows. कौन सा shadows? ओके, नेक्स्ट एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है, तो हमने मून से ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं कर पाया कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मे बी नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। बट हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड के बारे में। Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous teeny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. सूर्य, चांद और प्लैनेट्स, आई मीन सूर्य, स्टार्स और प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, अदर बहुत सारी दूसरी टीनी छोटी छोटी बॉडीज हैं, वो भी सूरज के चक्कर लगाती हैं और उसको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। जो छोटी छोटी बॉडीज होती है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड द मार्स ऑफ द जुपिटर एंड द जुपिटर, यानी कि वो अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में, उनके ऑर्बिट्स में छोटे छोटे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। एस्ट्रॉइड्स यानी पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जितने भी हो सकते हैं, between the orbits of the Mars and the Jupiter. Okay, scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. तो ये पहाड़ पत्थर क्या है, ये वही है जो उस प्लैनेट से टूट के अलग हो गए हैं और उन्हीं के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, मानते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड समझ गए आपके, उन्हीं के टूटे टुकड़े, प्लैनेट्स के टूटे हुए टुकड़े, चाहे छोटे हो या बड़े। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड मूव्स अराउंड द सन। तो ये भी रॉक्स है, ये भी पहाड़ पत्थर हैं, पहाड़ है। यहाँ ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉडीज अराउंड टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड, दीज आर बॉडीज एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, स्टार्स प्लैनेट्स के अलावा भी टीनी बॉडीज है, वो तो एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। और मेट्रॉइड्स में रॉक है, पहाड़ है, पत्थर है, वो around the sun are called meteoroids. Small pieces of rocks which moves around the sun.
ओके, तो जो सन के चक्कर लगाता है वो मेटेरॉइड्स हो गया क्या? ऐसा लिखा है कि वो जो टुकड़े हैं पहाड़ के, पत्थर यानी कि वो सन के चक्कर लगाते हैं, वो मेटेरॉइड्स हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं कि टीनी बॉडीज ऑफ टीनी celestial bodies which moves around the sun, ऐसा ही लिखेंगे, टीनी bodies which move around the sun called asteroids। और मेटेरॉइड्स के बारे में है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids। okay, तो समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ, और कभी कभी जो है ये मेटेरॉइड्स जो हैं सूर्य नजदीक आ जाते हैं किसके, अर्थ के, एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट्स, और इस पे गिर जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। और इस प्रोसेस में जो जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है विद द एयर, हवा के साथ, दे गेट हीटेड, और ये गर्म हो जाते हैं और ये जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और ये रोशनी इसमें से पैदा होती है कि जब ये जलता है। तो समटाइम्स मेटर्स विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and it creates a hollow। कई बार ये जब जमीन पर गिर जाता है, वो कुछ आधा जला होता है, आधा वैसा ही रहता है, तो ये जब जमीन पे गिर जाता है तो वहां पे हॉलो क्रिएट कर देता है, यानी गड्ढा हो जाता है, तबाही हो जाती है। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने बिल्कुल ब्रॉड बैंड, बड़ा सा अ, सफेद चमकता हुआ आपने एक लाइन देखी है पूरे आसमान में रात के समय? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, वो एक क्लस्टर कहलाता है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तो पॉइंट शुड बी नोटेड। पॉइंट हमें क्या नोट करना है कि where uh, where there are millions of a cluster of millions of star। ओके, ऐसे ही हम नोट करेंगे, अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट। इन प्राचीन काल में इसे कहा जाता था नदी, रोशनी की नदी, फ्लोइंग इन द स्काई, जो आसमान में बह रही है। दस इस प्रकार इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, और इसीलिए इस गैलेक्सी को आकाश गंगा नाम दिया जा गया। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी गैलेक्सी के अंदर बहुत विशाल मात्रा में बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो जिसे जो यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ आई मीन गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ कैलेस्टियल्स ऑफ स्टार्स हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज एंड how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain
about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो आई थिंक हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी समाप्त नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमने अभी तक पॉइंट मैंने जो नोट किया है वो 19 पॉइंट्स नोट किया है। अपार्ट फ्रॉम दीज 19 पॉइंट्स, जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसे हमें नोट करना है, वो हम शुरू से शुरू देखते हैं कि क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखी है अलग से। लेट्स डू वाले चीज में। ओके, फर्स्ट, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर, ग्लास फ्रंट टचिंग। ये कुछ काम, नाउ ड्रॉ सर्किल, ये हमारे काम का नहीं टेक है, तो ये इसमें से हम कुछ नोट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज में इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ क्या, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। हाँ, कौन से स्टार के पास रिंग्स हैं ये हम नोट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 20 में। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से हम ये नोट करते हैं, ये रहा हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये तो इसमें जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के अपने रिंग हैं अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful telescope. तो ये इनके अपने स्मॉल डेब्रिस के बेल्ट होते हैं जो रिंग कहलाते हैं। ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास है, जिसे हम अपने पृथ्वी से भी टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन में इधर दिए हुआ है कितने कितने दिन में ये चक्कर लगाता है। ये भी महत्वपूर्ण है नोटिस करना, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि ये होता है जनरल नॉलेज फैक्ट्स। क्या है जनरल नॉलेज फैक्ट? ये चीज है। इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं? मैं तो इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे। गुड, अच्छा रोटेट हो गया। मैं मूव कैसे करूँ? चलो, फॉर द टाइम बिंग इसको मैंने रोटेट कर दिया है, और इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ ताकि मैं नोट कर लूँ। नेक्स्ट, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में है कि वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। तो हम मर्क्यूरी का लिख सकते हैं, अपने ऑर्बिट पे ये चक्कर लगाती है सूरज के 88 दिन में, और अपने स्पिन पे जो वो एक्सिस पे जो घूमती है वो 59 डेज में। यानी अपने स्पिन पे वो घूमेगी तो 59 डेज में, और सूरज के चक्कर लगाएगी तो 88 दिन में। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो अपने इस पे चक्कर लगाती है धीरे, जैसे यहाँ एक दिन में चक्कर लग जाता है, वहाँ 59 डेज में चक्कर लगता है, और 88 दिन में सूरज के चक्कर लगाती है। स्पिन बहुत स्लो है, यानी कि 59 डेज। वेनस का ऐसी 255 डेज है, 255 डेज, और इनका स्पिन है 243 डेज। अर्थ का देखो, एक दिन में ही चक्कर लगा देती है अपने स्पिन पे। 365 डेज अर्थ का है सूरज के, और अपने स्पिन पे है सिर्फ एक दिन का। मार्स का चक्कर 687 डेज में, और स्पिन पे 1 डे में। इसका भी एक दिन का है, और इसके 2 मून है। मार्स के 2 मून है। अभी जो लेटेस्ट रोबोट भेजा गया है वो है परसीवरेंस रोबो। जुपिटर, जुपिटर पे 11 दिन का है। 11 दिन क्या है ये? 11 दिन का, 11 ईयर्स, 11 महीने, 12 ईयर, अबाउट 11
11 ईयर्स एंड 11 मंथ, यानी कि 12 साल, 12 ईयर्स लगभग। 12 साल में वो सूरज के चक्कर लगाती है, और 9 एक्सिस 9 आवर 56 मिनट में, और स्पिन करती है 9 आवर्स 56 मिनट्स, नंबर ऑफ मीन्स एंड अबाउट 53। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 ईयर्स में चक्कर लगाती है जुपिटर। बहुत बढ़िया। और 53 डेज में आई थिंक है, नहीं 59 आवर्स, इसका देखना पड़ेगा 53 डेज है क्या है। सैटर्न का क्या है 29 ईयर्स में, बाप रे। एंड 10 आवर्स में, ये भी अबाउट 53 डेज। 7 यूरेनस का है 84 ईयर्स, और 27 डेज का। और सबसे नीचे और क्या लिखा है, अवर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। ये तो हमने पढ़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, जो हमने पढ़ा हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डू यू नो सोल इज रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। ये भी अच्छा पॉइंट है नोट करने के लिए कि सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज therefore called the solar system, write down as many using words। सोल मीन्स, सोल एक रोमन वर्ड है जिसमें गॉड को बोला जाता था सोल। सोल। नेक्स्ट, many words used in a language may have been taken from some other language। Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of the two words Greek, यानी two words Greek के क्या है, gi means earth and graphia means writing। Okay. Next, do you know humans have always been fascinated gazing at night sky। ठीक है। नेक्स्ट आइए, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स अराउंड, लाइट की स्पीड यहाँ बताई गई है 3 लाख इकाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड बताई गई है, इसको आप नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। लाइट स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये भी बहुत पॉइंट है नोट करने के लिए। नील आर्मस्ट्रांग जो पहला आदमी था, उसने अर्थ मून के सरफेस पे लैंड किया था जून 20 1969 में। सैटेलाइट एक कैलेस्टियल बॉडीज है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इंडियन सैटेलाइट्स जो कुछ ऐसे हैं जिनका जो स्पेस में है वो है इनसैट, IRS, EDUSAT। नोट कर लीजिए, मैं तो नोट कर लेता हूँ कि इंडियन सैटेलाइट ऑन अर्थ, on where, Indian satellite on space are INSAT, IRS, EDUSAT। नेक्स्ट आइए, ये क्या, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। नहीं, हम क्यों रिलेट करें अभी फिलहाल। यहाँ कुछ क्वेश्चन है और उसके आंसर। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। प्लैनेट डिफरेंट क्यों है स्टार से, इसलिए है क्योंकि प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं है, प्लैनेट के पास हीट नहीं है, प्लैनेट के पास रोशनी नहीं है। यही जो स्टार से अलग है, प्लैनेट को रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है। सो दीज आर द पॉइंट्स।
एंड व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मतलब क्या है? तो हमने ये अभी पढ़ा ही है। सोलर सोलर को हमने पढ़ा, सोल मीन्स एक रोमन लैंग्वेज में है गॉड, सोलर गॉड यानी सोल गॉड। सोल जो है गॉड को, सन गॉड को कहते हैं सोल। इज दैट सो? हमने अभी तो पढ़ा है यहाँ पे ये सन गॉड को हम कहते हैं सोल, रोमन मैथोलॉजी में। और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम यहाँ हमने पढ़ा ही है अभी कि सोलर सिस्टम या जिसमें प्लानेट है, अर्थ है, हमारा अर्थ भी है, दैट मीन्स प्लानेट है, सैटेलाइट है, और अदर कैलेस्टियल बॉडीज है, फिर एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है, ये सब फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। समझ में आया? हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि नेम ऑफ ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आप अभी के टाइम पे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नाम नोट करके उसके डिस्टेंस नोट कर सकते हैं सन के हिसाब से। व्हाट इज द अर्थ कॉल्ड इन अ यूनिक प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट कहते हैं हम अर्थ को, इसलिए कि यहाँ 2/3 सरफेस जो है वाटर से फिल्ड है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून? क्योंकि ये अपना चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है, और इसलिए हम इसके वन फेस को ही, वन साइड ही देख पाते हैं, और ये स्पिन नहीं करता ना। व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर और क्या क्या है? गैलेक्सी के अंदर हमने पढ़ा था क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है, उसके अंदर फिर हमें दैट इज कॉन्स्टलेशंस, कैलेस्टलेशन ऑफ स्टार्स है, फिर प्लैनेट्स हैं, और इस टाइप से ये पूरा यूनिवर्स फॉर्म, सोलर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, फिर और हिसाब से ये पूरा यूनिवर्स फॉर्म हो जाता है। तो इसमें टिक मार्क में है कि प्लैनेट जो है उसका अर्थ, अर्थ का ट्विन कौन है जो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है? क्या हमने जुपिटर के बारे में पढ़ा था या वेनस के बारे में कि अर्थ का ये ट्विन है? चलें ये हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। प्लैनेट्स, जुपिटर्स, ऑर्बिट्स, ट्विंस। ब्लू प्लैनेट, 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 88 डेज। हमने कहाँ पढ़ा है? वेनस इज कंसीडर, ये वेनस के बारे में हमने पढ़ा है। ये वेनस जो है अर्थ की तरह है, से इसलिए ट्विन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा दूसरा, ये पहला का हो गया वेनस। दूसरा है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? तीसरा करीबी प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी तो सबसे पहले हो गया। अर्थ जो है आपका, अर्थ होगा थर्ड, अर्थ या फिफ्थ है, अर्थ थर्ड नंबर पे आया था होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इज अ elongated पाथ। ये है elongated पाथ आएगा कि सारे प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं सूरज के elongated पाथ में। पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। एस्ट्रॉइड्स जो है वो पाए जाते हैं कहाँ? मेट्रॉइड्स तो रॉक हो गया जो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं, और एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर्स में। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और होपफुली बहुत सारे सवाल भी सही दे दिए। बाकी ये कुछ फन कुछ हमारे काम के तो नहीं है। चलिए, तो ये हमने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, क्लास 6 के का हमने ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, और जिसका नाम था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे किसी और चैप्टर पे।
थैंक यू सो मच।